हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी फिजिक्स में प्रकाश लाइट की श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में हम कल पहुंच चुके थे प्रकाश के अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जब प्रीवियस वीडियो अपनी खत्म हुई थी तो अपन ने उसमें क्या देखा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है, तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक। और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, रेयरर से डेंसर में जाती है, तो वह नॉर्मल या अभिलंब के पास आ जाती है। यहां तक अपन पहुंच चुके थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब अपन बात करेंगे अपवर्तन के प्रभाव, या आप कह सकते हो जो दैनिक जीवन में हमें दिखाई देते हैं अनुप्रयोग। बोले तो इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे अच्छा यदि आपको अपवर्तन के प्रभाव या अनुप्रयोग देखना है तो आपने देखा होगा कि किसी कांच की गिलास में आप पानी लेना और उस कांच की गिलास में आप पेंसिल या पेन को डाल देना। वो जो पेन है वो आपको क्या दिखाई देगा, तिरछा या मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक। या आप देखना कि जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास से एक अपन ने कंटेनर है जिसमें पानी, ठीक, इस पानी में मान लो कोई पदार्थ यहां पर पड़ा हुआ है। अब इस सब्सटेंस या इस पदार्थ को जब अपन देख रहे हैं तो इस पदार्थ से आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो पानी से आके जब हवा में आएंगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी, फिर ये पानी से हवा में आएंगी, अपने मार्ग में विचलित हो जाएंगी और ये यहां पर अपनी आंख में पहुंच रही है। अब जब इन्हें अपन आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर अपन को वस्तु के होने का आभास होता है। इसलिए देखना, यदि पानी में सिक्का डाला हुआ होता है तो वो सिक्का अपन को ऊपर दिखता है, जबकि वो ज्यादा नीचे होता है, लेकिन फिर भी अपन को कैसा दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। आजमाया होगा आप लोगों ने, है ना? तो कुछ मैं आपको बेसिक बता देता हूं। पानी में डूबे सिक्के का ऊपर दिखाई देना, ऊपर की ओर दिखाई देना, क्या आपने आजमाया होगा? जैसे आप मान लो नदी में जाते हैं, नदी के आप साइड में खड़े रहते हो और देखना पानी के अंदर जो मछलियां होती हैं, ऐसा लगता है जैसे मछली ऊपर ही है, और यदि वहां हाथ ले जाओगे तो मछली वहां नहीं, नीचे होती है। लेकिन वहां लाइट जो है वो पानी से अपनी आंख में आ रही है। पानी मतलब एक अलग मीडियम है और हवा से होते हुए अपनी आंख में पहुंची तो हवा एक अलग मीडियम है। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। ठीक, आपने देखा। जैसे आप इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखना, आप जैसे मान लो शिकंजी पीने जाते हो, नींबू पानी पीने जाते हो, तो देखना नींबू पानी वाला अपने मटके को रखता है और मटके के ऊपर कांच की ग्लास में वो ऐसे कांच की ग्लास सजा लेता है, जमाता है, कांच की ग्लास में पानी डालता है और पानी में बहुत सारे नींबू रख देता है, 2-2 3-3 नींबू डाल देता है। आप देखना, जब वो नींबू को आप देखोगे ग्लास के अंदर पानी में डूबे हुए, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे उस नींबू का आकार बहुत बड़ा है ना? और उसी नींबू को फिर वो बाहर निकालेगा और डालेगा तो अपन को लगेगा अरे यार ये तो इतना सा है। वो क्या करते हैं, वो दिमाग से स्ट्रेटजी बनाते हैं, दिखाएंगे। अपन दुकान के सामने से निकल रहे थे, अपन को लगा अरे यार नींबू पानी बना रहा, बढ़िया बड़े बड़े नींबू डाल रहा है, इसमें अच्छा जूस निकलेगा, शिकंजी नींबू पानी अच्छा लगेगा। जबकि वो नॉर्मल जैसे और नींबू है ना उसके पास, वो भी वैसे ही रहेगा, लेकिन वो नींबू अपन को बड़ा दिखाई देता है क्योंकि उसमें क्या है, पानी के अंदर लगा रखा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वहां प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन। देखा होगा आपने, जरूर ध्यान दिया होगा इसे। तो पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर का ओर दिखाई देना, पानी में डूबे नींबू का बड़ा दिखाई दे। मैं नींबू इसलिए लिख रहा हूं, उसको आप डेली लाइफ से जोड़ पाओगे, है ना? देख ही लेते होंगे। फिर यदि अपन बात करें तो पानी में डूबी पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, पेंसिल का बेंड या तिरछा दिखाई देना। ठीक। फिर
सबसे बढ़िया जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है वो उपयोग आप समझ लो, अनुप्रयोग है तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। एक तो तारों का टिमटिमाना जो होता है, ये क्या होता है कि तारे जो है वो तो अपने अब स्पेस अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, निर्वात है, वैक्यूम है, उनकी जो प्रकाश की किरण है वो आ रही है कहां पर, अपने पृथ्वी पर, तो वो पृथ्वी में वायुमंडल से होकर आ रही है, एटमॉस्फेयर से। अब वायुमंडल के अलग अलग जगह पर जो हवा है उसकी डेंसिटी या घनत्व तो अलग अलग है, अंतरिक्ष है सबसे ऊपर जहां कुछ भी नहीं है, फिर उसके बाद हवा जो है उसकी डेंसिटी कम है, फिर उसके बाद थोड़ी ज्यादा हुई, फिर बढ़ी, फिर थोड़ी ज्यादा और नीचे आए तो सबसे ज्यादा। तो क्या होगा, जब अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है मतलब खाली, उसके बाद प्रकाश की किरण अंतरिक्ष से आगे आई तो यहाँ पर जो हवा है इसके जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, फिर और नीचे आए तो यहाँ पर हवा की जो डेंसिटी है ये थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई, और नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हवा की जो डेंसिटी है, घनत्व है, ये और ज्यादा बढ़ जाता है। अब जिसकी डेंसिटी या घनत्व ज्यादा है ये काम करेगा किसकी तरह, सघन, या जिसे अपन कहते हैं डेंसर, और जिसकी कम है वो किसकी तरह काम करेगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो काम करेगा किसकी तरह, विरल, या जिसे अपन क्या कहते हैं, रेयरर। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपन जानते हैं कि वो बेंड हो जाती है, मुड़ती है, तो वो अंतरिक्ष से आ रही है, निर्वात से, फिर अलग अलग माध्यम से आ रही है, तो वो प्रकाश की किरण क्या हो रही है, बार बार जो है अपने मार्ग से विचलित हो रही है, और जब अपनी आंखों में ये प्रकाश की किरण पहुंची तो ये इतनी बार अपने मार्ग से विचलित हुई तो अपन को ऐसा लगता है कि जैसे जो तारा है वो जल रहा है फिर बुझ रहा है, जल रहा है फिर बुझ रहा है, बंद हो रहा है चालू हो रहा, बंद हो रहा, तो अपन को टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि जहां जहां हवा का घनत्व बदल रहा है वहां पर प्रकाश का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, या यहाँ पर प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन। ठीक, समझ गए होंगे। पेपर में पूछा जाता है तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, एक और याद रखना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ये भी आप नोटिस कर सकते हो इस चीज को कि जब आप देखोगे ना सूर्य जब उदय हो रहा है मतलब सनराइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है तो बाकी दिन में जो सूर्य होगा उसकी तुलना में ये जो सनराइज और सनसेट के समय का जो सूर्य है वो अपन को क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि एंगल बदल जाएगा उसको देखने का, वहां से जो लाइट की रेस आएंगी अलग अलग मीडियम से होके, तो यहाँ एंगल अलग है तो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन होगा, कोण अलग बनेगा, तो अपन को वो जो सूर्य वो क्या दिखाई देता है, बड़ा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता है एग्जाम में, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अब इससे ज्यादा ऐसा कोई बहुत इसमें है नहीं आपको पढ़ने की जरूरत, इतने एग्जाम्पल आपके लिए पर्याप्त है। ठीक, चलिए अब इसी अपवर्तन में अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक, जो अगली चीज अपन पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट अपने काम नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद जब अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे वहां उसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए अपन लिंक बनाते हुए पढ़ते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझना, बहुत सिंपल है, बहुत सरल। अब अपन पढ़ते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण या जिसे अपन कहते हैं क्रिटिकल एंगल। आते हैं इससे जो ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा जब ट्रिकी पेपर होता है तब आते हैं, बहुत डायरेक्ट तो नहीं आते हैं पर आते हैं, समझो। मान लो अपन यहां पर बनाते हैं दो माध्यम, एक जो मीडियम है वो है डेंस या जिसे अपन कहेंगे सघन, और दूसरा जो माध्यम है ये है विरल या जिसे अपन कहते हैं रेयर। ठीक, ये जो है
ये एक प्रकाश की किरण आ रही है। नियम ये कहता है प्रकाश सीधी रेखा में जाता था तो इसे सीधे निकल जाना था। ये जो है ये लंबवत परपेंडिकुलर या लंबवत काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसे अपन कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब। अब यहां पर देखो, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह नॉर्मल या अभिलंब से दूर हो जाती है। तो यहां पर जो रिफ्रैक्टेड एंगल R बनेगा, उस R की वैल्यू इंसिडेंट एंगल आपतन कोण से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, अब चलो ये यहां पर क्या निकल के आ गया अपना इंसिडेंट एंगल, और ये निकल कर आ गया रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक, अब मान लो अपन क्या करते हैं, ये जो प्रकाश की किरण है, इस प्रकाश की किरण के लिए I की वैल्यू और बढ़ा देते हैं, मतलब इंसिडेंट एंगल अपन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मीडियम तो अभी सघन से विरल ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश की किरण नॉर्मल या अभिलंब के पास आ जाएगी। ये नॉर्मल या अभिलंब से क्या होगी, दूरी होगी। पास तो आने का कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि माध्यम अभी भी क्या है, सघन से विरल। ठीक, फिर मान लो ये जो I या आपतन कोण है, इसके एंगल को अपन और बढ़ा देते हैं। ये प्रकाश की किरण आई, अब अभी भी माध्यम सघन से विरल है, मतलब प्रकाश की किरण क्या होगी, जो उसका नॉर्मल या अभिलंब है उससे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब नॉर्मल या अभिलंब से दूर होते तक तो होते होते प्रकाश की किरण यहां पहुंच गई है। अब जब इसका अपवर्तन या रिफ्रैक्शन होगा तो ये मीडियम या माध्यम के क्या हो जाएगी, पैरेलल, समांतर हो जाएगी। और इस समय जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा R, इस R की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक, आ रहा समझ में क्या हो रहा है, यहां पर प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो वो नॉर्मल या अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। एक अपन ने कंडीशन लिया, उसमें वो नॉर्मल या अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। फिर अपन ने क्या किया, ये जो I है, इस I की वैल्यू को और बढ़ा दिया। तो जैसे अपन ने I की वैल्यू को यहां पर बढ़ाया, तो यहां पर ये जो वैल्यू है, ये वाली R की वैल्यू भी बढ़ती गई। उसके बाद फिर अपन ने क्या किया, फिर से यहां पर अपन ने I की जो वैल्यू है इसको बढ़ा दिया। अब जब I की वैल्यू को बढ़ाए तो प्रकाश की किरण में अपवर्तन हुआ। अब वो अभिलंब से कितनी दूर जाती तो जा रही, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो मीडियम या माध्यम के पैरेलल हो जाएगी, समांतर, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है जो R है वो बन जाएगा कितने, 90 डिग्री का। अब यहां समझना, आपतन कोण का वह मान, इंसिडेंट एंगल, या जिसे अपन क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण का वह मान जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात अपने माध्यम के समांतर होकर, मीडियम या माध्यम के समांतर होकर 90 डिग्री का अपवर्तन कोण बनाती है, आपतन कोण के उस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, बिल्कुल बहुत सिंपल है, लोड नहीं लेना, परिभाषा बड़ी जरूर लग रही पर सरल है। आपतन कोण का वह मान जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात माध्यम के पैरेलल या समांतर होकर 90 डिग्री का कोण बनाती है, आपतन कोण के उस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो पहला यहां से जो न्यूमेरिकल आपके लिए बनता है वो ये है कि इंसिडेंट एंगल को अपन क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। आपतन कोण ही क्या होता है, क्रांतिक कोण। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ये जो 90 डिग्री का बना है इसको अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। यदि ये क्रांतिक कोण होता तो दिक्कत ही क्या थी, सीधे सीधे कह रहे थे 90 डिग्री का जो बना वो क्रांतिक कोण है। ये नहीं होता क्रांतिक कोण, ये तो अपवर्तन कोण है, रिफ्रैक्शन कोण है। अपन को रिफ्रैक्टिव एंगल नहीं देखना है, अपन को क्या देखना है, इंसिडेंट एंगल। तो क्रांतिक कोण जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, आपतन कोण। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं आप इसको समझ गए होंगे, सिंपल है। अब इसकी जरूरत अपन को क्यों पड़ी, क्या अपन को पढ़ना है, उसको अपन यहां पर समझते हैं। ठीक,
चलिए समझ, सिंपल है, इसी को आगे बढ़ाना है, लेकिन मैं डायग्राम बिठा के फिर से बना रहा हूं ताकि आप लोग एक बार और समझ जाए। अब अपन एक घटना पढ़ेंगे। अच्छा, उस घटना को पढ़ने से पहले चला और लॉजिक लगाते हैं। अपन ने क्या देखा क्रांतिक कोण में कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, डेंसर या सघन माध्यम से विरल, रेयरर मीडियम या माध्यम में आ रही है। ठीक, और ये क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक, कहां तक पहुंच गए, अपन को क्या मिल चुका है, तो अपन को यहां पर प्राप्त हो चुका है क्रांतिक कोण। अपन को यहां पर क्या मिल गया है, इंसिडेंट एंगल, या जिसको अपन कहते हैं क्रांतिक कोण। प्रकाश की किरण को जाना तो सीधे था, लेकिन ये क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण है, इसलिए प्रकाश की किरण माध्यम के क्या हो गई है, पैरेलल, या क्या हो गई है, समांतर। और यहां पर जो एंगल है आर का, वो बन गया है कितना, 90 डिग्री का। यहां तक अपन पहुंच गए, अपन को क्या मिल गया, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अब मान लो, समझना यहां पर, अब मान लो अपन क्या करते हैं कि ये जो क्रांतिक कोण है, इस क्रांतिक कोण से भी ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा अपन वैल्यू बढ़ा देते हैं किसकी, इंसिडेंट एंगल की, आपतन कोण की। अब अभी भी कंडीशन वही है कि प्रकाश की किरण को कहां जाना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, डेंस से कहां जाना है, रेयरर में। मतलब वो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाएगी। अब अभिलंब से दूर होते होते तो ये यहीं पहुंच चुकी थी, और अपन ने एंगल को बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, अब यहां तो आ नहीं सकती, यहां आएगी मतलब नॉर्मल या अभिलंब के पास आ गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये ऐसे ही कहां पर होता है, परावर्तन या रिफ्लेक्शन में। पर परावर्तन में सिर्फ एक ही मीडियम या एक माध्यम होता है, यहां पर दो अलग अलग मीडियम है, दो माध्यम है। दो माध्यम होने के बाद भी प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंग्लिश में से अपन क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, क्योंकि प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट गई। शॉर्ट में कभी कभी TIR भी आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपतन कोण का मान, आपतन कोण मतलब इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, और IC से क्या मतलब है, क्रिटिकल एंगल, या जिसे अपन कहते हैं क्रांतिक कोण। तो ये घटना कब हुई, कब हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए। जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से ज्यादा कर दिया जाए, तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। बहुत सिंपल है। I की वैल्यू जो है ये किससे ज्यादा हो जाएगी, IC से, इंसिडेंट एंगल से ज्यादा हो जाएगी। तो वहां पर जो घटना होती है उसे अपन कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत सिंपल है, बिल्कुल नहीं घबराना है। पहले आया क्रांतिक कोण और उसके बाद आया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक असेसन रीजन में ये क्वेश्चन आता है कथन निष्कर्ष में, तो उसके लिए एक पॉइंट याद रखो, चाहे क्रांतिक कोण हो, क्रिटिकल एंगल, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तभी काम करेंगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो।
जब जो प्रकाश की किरण है वो डेंस से रेयरर में जा रही हो। यदि ये रेयरर से डेंसर में जाए तो ये कुछ ये काम नहीं करेगा, कोई ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। सिर्फ तभी काम करेगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं यहां पर आप समझ गए होंगे। चल आगे बढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इनको समझना आपको जरूरी है। ठीक, चलिए समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे अपन कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। ठीक, एग्जांपल सिंपल है, आप देखते रहते हो तो दिक्कत नहीं, पहले एग्जांपल में बता देता हूं एप्लीकेशंस, फिर एक दो जो है उसको अपन डिस्क्राइब भी कर लेंगे। ठीक, पहला होता है हीरे की चमक। हीरे की चमक, हीरे की चमक का कारण क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर प्रकाशिक तंतु, या जिसे अपन कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर सभी ने सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर के कारण ही 2G 3G 4G 5G ये जो चला पा रहा है ना, ये सब चल रहा है, सिग्नल भेजने के लिए यूज होते हैं प्रकाशिक तंतु। फिर रेगिस्तान की मरीचिका, जिसे अपन कहते हैं मिराज। मिराज सब सुना होगा, रेगिस्तान की मरीचिका। ठीक, फिर उसके बाद अपन अगला यूज क्या देखते हैं? ठीक, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी सुना है ये शब्द? एंडोस्कोपी सुना होगा। जैसे मान लो किसी की आंत में इन्फेक्शन है, किसी को अपेंडिक्स है या कोई दिक्कत है, तो नली डालते हैं ना, और नली डाल के अंदर कैमरे से देखते हैं कि सूजन है, ब्लीडिंग हो रही है, कि कोई इन्फेक्शन है, कैसा क्या, तो कैमरा डालते हैं, फिर वहां लाइट पहुंचाते हैं। तो वो जो लाइट अंदर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब अपनी आंत तो मुड़ी हुई है, चाहे बड़ी आंत हो, छोटी आंत हो, स्टमक हो, ये सब मुड़े हैं, लाइट कैसे जाएगी सीधे? लाइट तो चलो जैसे कैमरा तो चलो जैसे ऐसे करके मुंह से तार वार बांध के पहुंचा दिए, पर लाइट कैसे जाएगी? लाइट तो सीधी दिशा में गति करती है ना, स्ट्रेट लाइन में। लाइट का प्रिंसिपल वो है, प्रॉपर्टी है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करेगा। अब प्रकाश को तो अंदर मोड़ना पड़ेगा, जब तो इमेज देखेगी, अंदर कोई लाइट थोड़ी है। तो क्या करते हैं, एंडोस्कोपी में लाइट को मोड़ के रिफ्लेक्ट करके अलग अलग जगह पहुंचाते हैं जहां कैमरा जाता है। तो उसके लिए उपयोग किया जाता है किस तकनीक को? तो वहां पर उपयोग किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे अपन कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला, और यदि अपन बात करें तो अपन एक और देखते हैं, कांच के टुकड़ों का चमकना। कांच के टुकड़ों का चमकना। ठीक, तो यदि ये इनमें से कोई भी आपको टर्म आए तो समझ जाओ कि भैया यहां पर ये सभी किसके प्रिंसिपल या सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या जिसे अपन कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छे से इस चीज को बिल्कुल रट लो, ये पेपर में आता है, बनना चाहिए आपसे। चलिए अब इसके एक दो अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, मुख्य जो है इतना याद कर लो, पेपर में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसके पीछे की कहानी समझने की, क्या कैसा होता। यदि अपन हीरे की बात करते हैं, ठीक, तो हीरा या डायमंड आपने सुना होगा, कार्बन का अपर रूप है, एलोटोप्स ऑफ कार्बन, जैसे ग्रेफाइट होता है,
है ना, बक सीमेंट्स, ऐसा एक और होता है, सुना होगा शायद, बक मिंट्स, फ्लोरेरीन, जो 10th 10th में है वो शायद एनसीईआरटी में देखना, आपके बुक में नोट्स दिया है। 3 एलोटोप दिए हैं, डायमंड सुनते हो, ग्रेफाइट सुनते हो, तीसरा है बक मिंट्स फ्लोरीन। तो वो तो खैर ठीक है, केमिस्ट्री की बात पढ़ेंगे आगे कभी। तो ये जो डायमंड है ये क्या होता है, कार्बन का अपर रूप। प्राकृतिक रूप से जो डायमंड हमें प्राप्त होगा उसमें इतनी चमक नहीं होती, थोड़ी बहुत चमक होती है, ऐसा नहीं है, थोड़ा पत्थर होता है, बस चमक होती है, इतनी चमक नहीं होती जितनी अपन को दिखती है। तो आपने एक शब्द सुना होगा, कहते हैं हीरा तराशना, जिसे अपन कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरा तराशना। हीरे तराशने का मतलब क्या होता है कि मान लो ये हीरा, जब इस हीरे को तराशा जाता है, तो तराशने का मतलब होता है कि यहां पर ये जो जितने भी एंगल बन रहे हैं, ये जो कोण है, इन एंगल को बनाया जाता है 23.4 डिग्री का। फिक्स वैल्यू भैया, ये जो एंगल है ये बना दिया जाएगा घिस घिस के आकार देके 23.4 डिग्री या 23.4 डिग्री का, फिक्स है ना। अब क्या होगा, यहां से आई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आके टकराई इस हीरे से, डायमंड से, तो डायमंड के जितने भी एंगल हैं वहां से जब ये टकराएगी तो यहां पर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके अंदर इतना ज्यादा होगा कि प्रकाश इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके वहीं वहीं उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलता रहेगा। और फिर जब ये प्रकाश की किरण अपनी आंख से टकराएगी तो अपन को ये जो हीरा है ये चमकता हुआ दिखाई देगा। तो हीरा चमक रहा है क्योंकि इसके हर एक बिंदु पर क्या हो रहा है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंगल याद रखना 23.4। ठीक, फिर अपन ने क्या देखा, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर और एंडोस्कोपी दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करेंगे, समझना। ठीक, ये जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ये बिल्कुल बहुत पतले होते हैं। आप देखना आपके आसपास सड़क बन जाती होगी और सड़क बनने के बाद फिर खुदाई का काम होता होगा ना, तो वो जो खुदाई का काम चलता है वो ये डालना भूल जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। फिर ऑप्टिकल फाइबर डालते हैं, समुद्र में भी है, रोड में भी, सब जगह है, नेट इसी से चल रहा है, सिग्नल दूर तक पहुंचता है। तो क्या होगा, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका व्यास या जिसको अपन कहते हैं डायमीटर, ये बहुत कम होता है। डायमीटर है इसका व्यास क्या होता है, बहुत कम होता है। अब मान लो अपन को किसी सिग्नल को, किसी इंफॉर्मेशन को दूर तक पहुंचाना, अपन ने क्या किया, एक कोई निश्चित कोण के साथ, फिक्स एंगल या निश्चित कोण के साथ इस सिग्नल को यहां पर अपन ने टकरा दिया। अब जैसे ही अपन इस सिग्नल को टकराते हैं तो ये सिग्नल बार बार इस प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टकराते हुए आगे पहुंच जाएगा। अब जब ये प्रकाश की जो, ये प्रकाश कह लो या जो भी सिग्नल है, जब ये सिग्नल टकराएगा तो टकराते हुए ये क्या होगा, ज्यादा दूर तक पहुंच जाएगा। समझो कैसे, मान लो ये ए पॉइंट था जहां से आपको सिग्नल पहुंचाना था और बी वो पॉइंट है जहां तक सिग्नल पहुंचना था। यदि सीधे सीधे आपको सिग्नल पहुंचाना होता तो आपको ए से सिग्नल को भेजना पड़ता और उसको तब तक एनर्जी देना होता जब तक वो बी में ना पहुंच जाए, तब तक उसको अपन को लगातार एनर्जी देना पड़ता, चाहे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, वेवलेंथ बढ़ा दो, कोई भी तकनीक से आपको उसको एनर्जी देना पड़ता कि वो दूर तक चला जाए। लेकिन यदि अपन बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो क्या होगा, इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इसको एक कोई निश्चित एंगल या कोण से टकराना है, बस ऊर्जा जितनी हो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना, बस इसको टकराना है। और टकराने के बाद क्या होगा, ये खुद इससे टकरा के बाउंस होते 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 और उतनी ही ऊर्जा में बहुत दूर तक चला जाएगा। मान लो यहां से यहां तक उस ऊर्जा में 100 किलोमीटर जा रहा था तो उसी ऊर्जा में ये कम से कम 1000 किलोमीटर दूर चला जाएगा। ठीक है, समझो, आप दिमाग में एक चित्र बना लो, एक पाइप है, पाइप के अंदर बॉल है और बॉल जो है बाउंस होते 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 उस साइड निकल गई। तो यही होगा ना, एक बार अपन ने टिप खिलाया, ऐसे बाउंस दिया, वो बाउंस होते 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 इस साइड निकल कर आ गई। वैसे यहां पर हो रहा है, एक परफेक्ट कोई एंगल बना के यहां पर भेज दिया गया सिग्नल को, सिग्नल इसके अंदर बाउंस होते 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 और दूर तक पहुंच गया।
तो सिग्नल को दूर तक पहुंचाने के लिए ही उपयोग किया जाता है किसका? ऑप्टिकल फाइबर्स। और यहाँ जो हर एक बिंदु है, यहाँ पर जो घटना होती है उसे कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, अब यदि अब ऑप्टिकल फाइबर की बात निकली है तो एक पॉइंट और देख लो। ऑप्टिकल फाइबर जो हुई है इसकी खोज भारत में हुई है। ऑप्टिकल फाइबर की खोज की है डॉक्टर नरेंद्र, आगे जो तुम लोगों के मन में आ रहा समझ रहा हूं मैं, पर वो नहीं, डॉक्टर नरेंद्र कपानी। डॉक्टर नरेंद्र कपानी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की है किसकी? ऑप्टिकल फाइबर, या जिसे अपन कहते हैं प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु के कारण ही सिग्नल दूर दूर जा पा रहे हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ पाई, 3G 4G 5G तक पहुंच पाए अपन, नेट तेजी से चल रहा है, सब इसी के कारण हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसकी खोज की है नरेंद्र कपानी। ये घटना होती है जैसे पाइप पहुंचा दी ना अपने शरीर में, मान लो छोटी आंत बड़ी आंत में पाइप पहुंचा दिए और उस पाइप में फिर लाइट पहुंचाते हैं, तो लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और मुड़ते मुड़ते वो जो पाइप से लाइट है वो पहुंच जाएगी जहां तक पहुंचाना है, और उसी के साथ कैमरा पहुंचा दो। कैमरा में है, लाइट है, इमेज आपको डिस्प्ले में दिख जाएगी। इमेज डिस्प्ले में दिख जाएगी कि सूजन है, कि रक्त का स्त्राव हो रहा है, ब्लड सिक्रेशन हो रहा है, कि क्या कैसा क्या है। तो वो तकनीक कहलाती है एंडोस्कोपी, वो भी ऐसे काम करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, फिर अगला अपन ने क्या देखा? रेगिस्तान की मरीचिका, या जिसे अपन कहते हैं मिराज। तो ये शब्द भी किसी के लिए नया नहीं सुना होगा। चलो अब गोवा घुमाए, गोवा या दुबई जहां भी चलना हो चलो, बस रेत को जमा। मान लो ये है रेत, यहां लगा हुआ है पेड़। अब जो रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं थोड़ी घातक तो होते हैं, समझ जाना तुम लोग, यही है ना, 0 फीट से लग रहा है थोड़ा सा। ठीक, ये मान लो ये घूम रहा है अपना, कोई भाई गया है, अब जोड़ा से गया है, अकेला गया, वो अपना मैटर नहीं है, गया है, घूम रहा है। ठीक, अब समझना ये क्या है? ये है रेत। अब इस रेत से टकराया सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, या यहां से क्या टकराए? सूर्य का प्रकाश। अब अपन रेत की विशेषता जानते हैं, ठीक है। रेत क्या होता है? रेत जो है दिन में बहुत ज्यादा गर्म होता है और रात में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? ठंडी। इसलिए तो लोग गोवा जा रहे हैं घूमने, बढ़िया रिलैक्स करते हैं। ठंड में चले गए तो दिन में रेत में लेटे हैं, गर्मी में चले गए तो रात के रेत में लेटे हैं, इसीलिए क्योंकि वो दिन में ज्यादा गर्म होगा और रात के ज्यादा ठंडा। अब जैसे ही रेत से सूर्य का प्रकाश टकरा रहा है तो ये रेत गर्म हो गई। रेत गर्म होने की वजह से क्या हुआ? ये जो रेत के संपर्क में जो हवा थी, ये हवा भी गर्म हो गई। अपन जानते हैं तापमान जो है या हीट या ऊष्मा हमेशा अधिक से कम की ओर जाती है, तो रेत ज्यादा गर्म है और हवा गर्म तो थी नहीं, तो ये जो इसकी ऊपर की हवा थी, जैसे ही रेत गर्म होती है, रेत की हीट या ऊष्मा ये जो हवा है ऊपर, इसे भी गर्म कर देती है। और जैसे ही हीट या ऊष्मा को ये हवा पाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है और मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, मतलब यहां पर ये जो हवा है ये काम करेगी किसके तरह? विरल, या ये किस मीडियम की तरह काम करेगी? रेयर। गर्म हवा के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इससे तो गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उड़ जाती है। इसलिए अपने घर में खिड़कियां ऊपर लगी होती हैं कि गर्म हवा ऊपर जाए और खिड़की से बाहर निकल जाए, है ना। तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ गई। जबकि इसकी तुलना में, इससे यदि अपन कंपेयर करें तो जो ज्यादा ऊपर जो हवा है वहां बहुत अधिक मात्रा में रेत की गर्मी नहीं पहुंच पा रही है, तो ये जो है ये बहुत गर्म नहीं हुई है और अभी इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर नहीं हुए। तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं हुए हैं, कुछ पास में है, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? तो ये काम करेगा सघन की तरह, या ये किसकी तरह काम करेगा? डेंसर की तरह। ठीक, अब कोई भी वस्तु अपन को कब दिखाई देती? जब उससे होने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंख में टकराएं। ये रेत से आने वाली प्रकाश की किरण आंख में टकराती है और अपन को पेड़ दिख जाता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? इससे आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं, डेंसर से रेयर में,
और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंख में पहुंच रही। फिर एक प्रकाश की किरण आई, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर वो हमारी आंख में पहुंची। तो जब काल्पनिक रूप से इन रेखाओं को अपन आगे बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर हमें ये जो पेड़ है इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक। और यहां पर जब पेड़ का प्रतिबिंब दिखाई देगा तो नीचे इमेज दिख रही है, तो बचपन से अपने दिमाग में है कि भैया नीचे यहां इमेज दिख रही है, मतलब यहां पर क्या होगा, पानी होगा, ठीक। और रेगिस्तान में जहां पर पानी नहीं है वहां पर भी पानी होने का भ्रम हो या एहसास हो, उसे ही अपन कहते हैं मिराज, या उसे ही कहा जाता है रेगिस्तान की मरीचिका। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि गर्म और ठंडे होने की वजह से हवा जो है सघन और विरल माध्यम की तरह काम कर रही है, इसलिए यहां पर जो घटना हो गई वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और हमें जो पेड़ है वो उल्टा दिखाई दिया। और पेड़ उल्टा दिखा है मतलब अपने दिमाग में ये है कि नीचे पानी होगा, इसलिए पेड़ हमें कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा। इसको आप देखना गर्मी के दिनों में, आजकल तो थोड़ा मुश्किल है, सीमेंट वाली रोड बनती है, लेकिन पुरानी आप डामर वाली रोड पे जाओ काले कलर की, तो वो काले होने के कारण ज्यादा गर्म होती थी। तो आप यदि दोपहर के समय जा रहे हो और आपके सामने कार जा रही है ना, तो कार का कभी कभी जमीन में हिलता हुआ प्रतिबिंब दिखता है। या मूवी वगैरह में देखना, जैसे आप फास्ट एंड फ्यूरियस देखना, उसमें जब रेस होती है कार की या कार आती है तो ऐसा लगता है जैसे नीचे पानी है और कार का हिलता हुआ प्रतिबिंब बनता है, जबकि वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पर नीचे इमेज दिखती है कि जैसे पानी है, हिल रहा है। आप देखना गर्मी में रोड किनारे जो खंभे लगे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे नीचे खंभे का प्रतिबिंब बन रहा है, पानी है, जबकि वहां कुछ नहीं होता। तो गर्मी में ही होता, यही घटना होती है। रेत के संपर्क में जो हवा है वो गर्म हो गई, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, विरल माध्यम। ऊपर की हवा सघन है तो मॉलिक्यूल्स पास पास है, तो प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, तो वो खंभा अपन को नीचे उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। सड़क पर चलने वाली रोड का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो अपन को क्या लगेगा कि वहां पर पानी है। और यदि पानी होने का भ्रम है तो उसे अपन कहेंगे मरीचिका, ठीक। उम्मीद करता हूं मैं आज की वीडियो में अपन ने जो अपवर्तन के उपयोग, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस देखे उसे आप समझ गए होंगे। पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, जुड़े रहें, और कोई भी समस्या, कोई भी सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।